बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। हमने अब तक हमारे 6 लेक्चर्स हो चुके हैं। आज हमारी सीरीज़ का जो है वो सातवां लेक्चर है और लास्ट लेक्चर के अंदर आपका क्विज़ भी हुआ होगा। कैसा लगा आपको क्विज़? मैंने कोशिश की थी कि जो आपने कंटेंट्स पढ़े उन्हीं के ऊपर फोकस किया जाए और जो भी हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैं इस कोर्स के उनको प्रॉपरली हम जो है फ्रूटफुली एड्रेस करें और असाइनमेंट जो आपको दी गई है उसे प्रॉपरली अपने ट्यूटर से डिस्कस करें और जो नंबर्स आपके प्रॉपरली डिवाइड किए गए हैं उन्हीं नंबर के मुताबिक और रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हुए आप आंसर करें और उसी के मुताबिक अपना आप सबको जो है सेटअप बनाएं और उनको देखकर आप जो है वो अपना सॉल्व करें। हम अपने लास्ट लेक्चर को रिकैप करते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या चीज़ें देखी थी। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ द विजन एंड मिशन स्टेटमेंट हमारे पास क्या है। इसके अलावा फिर हमने बात की कि हमारे पास रीजन फॉर डेवलपिंग और रिटर्न मिशन स्टेटमेंट। विजन मिशन स्टेटमेंट को हमने देखा कि इसकी इंपॉर्टेंस हमारे पास क्या है। हमने उसमें रिपोर्ट डिस्कस की थी। हमने एक बिजनेस वीक की हमने बात की थी कि बिजनेस वीक के मुताबिक वो फॉर्म्स जिनकी हमारे पास जो है वो मिशन स्टेटमेंट जो है वो फॉर्मलाइज्ड होती है और वो प्रॉपरली वेल रिटन और डॉक्यूमेंटेड होती है, वो फॉर्म्स जो हैं अपने फाइनेंशियल जो रेशियोज हैं उनके ऊपर 30% ज़्यादा रिटर्न्स जो है वो कमाती हैं। तो आप इसका बेनिफिट देखिए कि मिशन स्टेटमेंट अगर आपके पास वेल डॉक्यूमेंटेड होगी तो आपके पास जो है वो बहुत आसानी होगी मिशन एक अपनी फर्म को जो है एक ऑर्गेनाइजेशन को जो है अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है वो अचीव करने के लिए। इस तरह आपके पास विजन स्टेटमेंट शॉर्ट होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए और वो एड्रेस करे आपके पास जो आपके पास टारगेटेड कस्टमर हैं उसको। ठीक, कस्टमर हमने बात की थी हमारे पास के रीज़न फॉर डेवलपिंग रिटर्न स्टेटमेंट। हमने ये बात की थी कि हमारे पास मैनेजर्स जो हैं जो स्ट्रेटजिक पॉलिसी मेकर्स हैं उनका अगर एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है तो उस डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए हम जो है कोशिश करते हैं कि हम अपने पास जो है तमाम चीज़ों को एडजस्ट करें और डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ जो है वो आपके पास एक डिफरेंट स्ट्रेटजीज और डिफरेंट डायरेक्शन में ऑर्गेनाइजेशन को लेकर जा सकते हैं। तो दैट्स वाई अगर आपके पास एक मिशन स्टेटमेंट रिटन होगी तो जो हमारे पास स्ट्रेटजिस्ट हैं जो भी आपके पास एक ऑर्गेनाइजेशन को ड्राइव कर रहे हैं जो भी फोर्सेज वो इस चीज़ के ऊपर फोकस करेंगे कि हमारा जो मिशन स्टेटमेंट है वो प्रॉपरली रिटन है और इस मिशन स्टेटमेंट को जो स्टैंडर्ड एक फॉर्मुलाइज स्टेटमेंट्स दे दी गई हैं हमने इन्हीं को फोकस करते हुए इन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को हमने अचीव करना है। ठीक है, और दूसरी हमने एक इम्पॉर्टेंट बात की थी कि अगर पास मिशन स्टेटमेंट एक रिटर्न होगी तो वो एक प्रॉपर प्रोसीजर, एक कोर्स ऑफ एक्शन, एक स्टैंडर्ड, एक फॉर्मलाइज वे एक एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करेगी कि वो किस तरह से अपनी ऑब्जेक्टिव्स को आपके जो ऑर्गेनाइजेशन पर्पस है उसके साथ जो है लिंकेज कर सके। तो वो ऑर्गेनाइजेशन जो पर्पस को अपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के साथ प्रॉपर्ली लिंक कर लेंगे तो वो एक एक्चुअल वे में मिशन स्टेटमेंट से एक डायरेक्शन लेंगे और उस डायरेक्शन से जो है वो प्रॉपर्ली अपने जो है गोल्स और जो आपके पास स्ट्रेटजीज पॉलिसीज उनको डिजाइन करके अपने विजन और मिशन स्टेटमेंट को प्रॉपर्ली जो है वो अचीव कर पाएंगे। बट उन ऑर्गेनाइजेशंस को कभी भी मिशन स्टेटमेंट, उन एम्प्लॉयज को मिशन स्टेटमेंट कभी भी हेल्प नहीं करेगी जो कि अपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो है सिंसियर नहीं है और उन्होंने अपने जो है ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो है प्रॉपर्ली जो है वो टाइम नहीं दिया उनको। फिर हमने बात की थी कंपोनेंट मिशन स्टेटमेंट। चलें आप लोग जरा मुझे बताएं कि हमने लास्ट लेक्चर में हमने कंपोनेंट्स पढ़े थे मिशन स्टेटमेंट के, वो मिशन स्टेटमेंट के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? आई बिलीव हमारे पास 9 कंपोनेंट्स थे। आपके ख्याल में कितने कंपोनेंट्स थे? जी हाँ, हमारे पास लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया हमारे पास 9 कंपोनेंट्स थे। तो वो 9 कंपोनेंट्स कौन कौन बताएगा? चलें कुछ 3-4 बता दें आप लोग। एक हमने कहा था हमारे पास है कस्टमर, सही। फिर हमने कहा था कि हमारे पास कस्टमर के लिहाज से हमारे पास प्रोडक्ट्स भी होने चाहिए। तीसरी बात हमने क्या की थी, ज्योग्राफिकल लोकेशन आपकी वो भी मैटर करती है। फिर हमने बात की थी सेल्फ कॉन्सेप्ट। हमने एक प्रॉपर डायरेक्शन में एक प्रॉपर सीक्वेंस हमने पढ़े थे। चले उनको मैं आपको आपके कंसेप्ट के लिए मैं उनको दोबारा आपके लिए रिपीट किए देता हूँ कि जो हमारे पास कंपोनेंट है मिशन स्टेटमेंट उसके हमारे पास टोटली 9 जो हमारे पास हैं वो पॉइंट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कहा था कस्टमर। आपके कस्टमर कौन है? अगर आपको पता होगा आपके कस्टमर्स कौन है तो आपके लिए प्रोडक्ट को डिज़ाइन करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। प्रोडक्ट को भी डिज़ाइन आसान हो जाएगा और आपके अगर कस्टमर जो हैं अगर आपको उनका इनकम का भी पता हो कि आप किन कस्टमर्स के लिए टारगेटेड जो कस्टमर्स हैं उनका इनकम लेवल क्या है तो आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को भी उस लिहाज से जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। तो कस्टमर्स का पता होना एक मिशन स्टेटमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कस्टमर्स कौन से हैं उसके लिहाज से आप अपने जो है मिशन स्टेटमेंट जो है वो आप अपनी डिज़ाइन करें और बनाएं।
सेकंड हमने बात की प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, आप कौन कौन सी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जो हैं वो ऑफर करने जा रहे हैं। अगर आपको कस्टमर का अपने पता हो तो आप अपने जो है कस्टमर की या प्रोडक्ट की एक इजी वे में सेगमेंटेशन कर सकते हैं। कस्टमर के हिसाब से आप सेगमेंटेशन करें, एज ग्रुप के लिहाज से आप सेगमेंटेशन करें, इनकम लेवल के लिहाज से आप जो है अपनी सेगमेंटेशन करें, और ये तमाम चीजें आपको हेल्प करेंगी कि आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है वो कितनी अच्छे तरीके से उसको आप एडजस्ट करें। आप अपने कस्टमर इजी तरीके से, अगर आप एक्चुअली अपने कस्टमर्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं और अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज उनको आप बेहतर बनाते हैं, तो जो आपकी मार्केट की नीड्स हैं वो भी आप इजी तरीके से फुलफिल कर सकेंगे। अब मार्केट जो है यहाँ पर वो आपके पास है ज्योग्राफिकल, कि ज्योग्राफिकली जो है आपकी मार्केट कहाँ पर एग्जिस्ट करती है। आप पूरी दुनिया के जो कस्टमर्स हैं उनको आप टारगेट कर रहे हैं, आप स्पेसिफिकली एशिया के जो कस्टमर्स हैं, ज्योग्राफिकल जो एक एशिया का ज्योग्राफिकल रीजन है उसको आप टारगेट कर रहे हैं, या आप सिर्फ जो है पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश, आप किसको टारगेट कर रहे हैं। आप जिस भी कंपनी को या जिस भी आप प्रोडक्ट को टारगेट कर रहे हैं उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन का पता होना बहुत जरूरी है। ज्योग्राफिकली जब होगा तो आपके पास जो है आपको पता होगा, आपकी जो मिशन स्टेटमेंट है उसको लिखने के लिए, उसको वेल रिटर्न लिखने के लिए आपके पास वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो वो भी आपका एक वन ऑफ द एलिमेंट है कि आपने अपने ज्योग्राफिकल लोकेशन को भी मेंशन करना है अपने मिशन स्टेटमेंट के अंदर। नेक्स्ट हमने कहा था टेक्नोलॉजी, क्या आप नई टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं या आप अभी तक जो है ओल्ड जो है मेथड को ही अडॉप्ट किए हुए हैं। क्योंकि जब आप टेक्नोलॉजी नई अडॉप्ट करेंगे तो हमने कहा था कि आपके ना सिर्फ प्रोसेस की क्वालिटी इंप्रूव करेगी बल्कि जो आपका एंड प्रोडक्ट है वो भी आपके पास क्या होगा, आपके पास इंप्रूव होगा। तो आपने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा गौर करना है कि जो आपके पास टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी किस तरह से हेल्प करती है आपको एक कम्पिटिटिव एडवांटेज लेने के लिए। तो आपने, अगर आप एक इनोवेटिव प्रोसेस ऐसा कोई यूज़ कर रहे हैं जिसकी वजह से आप मार्केट में जो है वो कम्पिटिटिव एज ले रहे हैं, या फॉर एग्जांपल आप एक साइंटिफिकली एक एक्सीलेंस है आपकी, जिस तरह हमने जो है मिशन स्टेटमेंट ऑफ यूएस जियोग्राफिकल सर्वे की बात की, उन्होंने कहा कि साइंटिफिक एक्सीलेंस, तो दे आर द लीडिंग कंपनी इन जियोग्राफिकल सर्विस। तो उन्होंने उस चीज़ को अपने पास, उस टेक्नोलॉजी को भी उन्होंने जो है अपनी जो है वो मिशन स्टेटमेंट के अंदर उन्होंने मिशन किया, उन्होंने उसको जो है वो उसको उन्होंने लिखा, मेंशन किया उन्होंने अपने उसके अंदर। तो आप देखेंगे आपने टेक्नोलॉजी को जो है प्रॉपरली आपने जो है वो भी आपने देखना है, उसको भी आपने अपने मिशन स्टेटमेंट का जो है वो पार्ट बनाना है। देन हमारे पास कंसर्न फॉर द सर्वाइवल, ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी, तीनों चीजें आपके पास, कंसर्न फॉर सर्वाइवल, ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी, ये सारी की सारी चीजें डिपेंड करती हैं आपके पास फाइनेंशियल साउंडनेस के ऊपर। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंशियल साउंडनेस है, आपका फाइनेंशियली आपका ऑर्गेनाइजेशन जो है वो साउंड है, आप स्टेबल हैं फाइनेंशियली, तो आप कंसर्न फॉर द सर्वाइवल, ये भी आपके लिए एक आसान होगा। आप ग्रोथ भी कर रहे होंगे, आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं, तो ऑफ कोर्स यू आर मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स इन ऑल काइंड ऑफ मार्केट्स एंड इन डिफरेंट प्रोडक्ट्स में भी। तो आप ग्रो कर रहे हैं, और आप अगर आप ग्रो कर रहे हैं तो आपके पास प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ कोर्स जो है वो लिंक कर रही है। अब हमने एक बात की थी लास्ट लेक्चर के अंदर कि हमारे पास जो प्रॉफिटेबिलिटी है इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप है आपके साथ, किसके साथ, मिशन स्टेटमेंट के साथ। हमने बात की थी कि हमारे पास रिसर्च ने इस चीज़ को हाईलाइट किया है कि अगर आपके पास जो मिशन स्टेटमेंट है वो वेल रिटन और वेल डॉक्यूमेंटेड होगी तो देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन मिशन स्टेटमेंट एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फर्म। तो आप देखेंगे आपके पास जो प्रॉफिटेबिलिटी है, अगेन इट इज वेरी मच लिंक्ड विद योर मिशन स्टेटमेंट। तो आपने अपनी मिशन स्टेटमेंट को जो है वो बहुत अच्छे तरीके से लिखना है, बनाना है, ताकि आप अपने प्रॉफिटेबिलिटी जो है उसके फैक्टर को भी आप जो है इम्प्रूव करवा सके। फिलॉसफी आपके पास फर्म की जो है वो एथिकल कंसिडरेशंस क्या हैं, फर्म के आपके पास वैल्यूज़ क्या हैं, नॉर्म्स क्या हैं, ये तमाम चीज़ें जो है आपने इनको भी आपने कंसिडर करना है। सेल्फ कॉन्सेप्ट आपका के पास क्या है आपकी जो है मिशन स्टेटमेंट के अंदर, वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। सेल्फ कॉन्सेप्ट को भी आपने प्रॉपरली जो है आपने मेंशन करना है अपनी मिशन स्टेटमेंट के अंदर। कंसर्न फॉर द पब्लिक इमेज, आप सिर्फ अपनी प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर फोकस नहीं करेंगे बल्कि जो फर्म है उसको जो है वो कंसर्न करना है पब्लिक इमेज के लिए भी। पब्लिक के अंदर आपकी फर्म का जो है वो क्या इमेज है, और इसके लिए आपको जो है वो उसके लिए आपको जो है वो ख्याल करना है इस चीज़ का कि पब्लिक के अंदर आपका इमेज क्या है। फॉर एग्जांपल मैंने लास्ट टाइम आपको एग्जांपल दी थी कि अगर आप केमिकल इंडस्ट्री के अंदर हैं तो जो आपकी इंडस्ट्री के अंदर से जो पॉइजनस केमिकल जो है, क्या आप उनको जो है वो डायरेक्टली जो है वो रनिंग वाटर के अंदर तो कहीं नहीं आप उनको डिस्पोज ऑफ कर रहे, ठीक है, या इन द फॉर्म ऑफ स्मोक जो है वो एनवायरमेंटल हैजर्ड्स जो है उनको भी आपने देखना है। तो आपने एनवायरमेंटल जो है कंसर्न, सोसाइटी कंसर्न, कम्युनिटी कंसर्न, इन तमाम फैक्टर्स को भी आपने अपनी कंसंट्रेशन में रखना है और आपने इनको प्रॉपर्ली जो है वो आइडेंटिफाई करके
अपना पब्लिक के अंदर जो इमेज है अपनी इंडस्ट्री का, उसको भी आपने बहाल रखना है। तो आपने मतलब आपने जो है मिशन स्टेटमेंट का ये भी कंपोनेंट है। लाइक हमने बात की थी फौजी सीमेंट लिमिटेड की, कि उन लोगों ने जो है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी अपनी मिशन स्टेटमेंट का पार्ट बनाया हुआ था। तो इस तरह से जो है कंपनीज को जो है जो सोशल कंसर्न है, इकोनॉमिकल जो हैजर्ड्स हैं, जो एनवायरमेंटल जो आपके पास कंसर्न और हैजर्ड्स हैं, इनको भी आपने प्रॉपर्ली जो आइडेंटिफाई करना है और इनको आपने प्रॉपर्ली मेंशन भी करना है अपने मिशन स्टेटमेंट के अंदर। हमारे पास जो लास्ट पार्ट था कंसर्न फॉर एम्प्लॉयज, कि जो हमारे पास इंडस्ट्री है आपकी, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, वो एम्प्लॉय के लिए कंसर्न है कि नहीं, वेदर मतलब कि आप एम्प्लॉय में जो आपके पास एम्प्लॉयज़ हैं उनको प्रॉपर रिवार्ड्स देते हैं या नहीं देते, आपका जो रिवॉर्डिंग सिस्टम है वो कैसा है, जो आपके पास मॉनिटरिंग सिस्टम है वो कैसा है, जो आपके पास ACR सिस्टम है वो आपके पास कैसा है। तो आपकी जो मिशन स्टेटमेंट है वो आपके पास एम्प्लॉयज़ की जो टेक केयर है, जो एम्प्लॉय की फैसिलिटेशन है, उसको भी जो है वो अपने पास जो है फोकस करेगा और उनको भी जो है वो ध्यान करेगा। तो आपने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फोकस रखना है कि जो एम्प्लॉय के लिए कंसर्न्स है, जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनका जो कंसर्न है, उनको भी आपने प्रॉपरली जो है आपने मिशन स्टेटमेंट का पार्ट बनाना है, उनको भी आपने प्रॉपरली जो है वो कंसिडर करना है। तो ये 9 जो पॉइंट्स हैं इनको आपने अपने मिशन स्टेटमेंट का कंपोनेंट जरूर बनाना है। आप मेरे साथ इन पॉइंट्स को रिपीट कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है, कस्टमर है। कस्टमर कौन है आपके, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के हैं, इनको आप अपने कस्टमर के सेगमेंटेशन करके उस लिहाज से आप इनको एडजस्ट कर सकते हैं। तीसरी चीज आपके पास क्या, मार्केट, जियोग्राफिकली आप जो है वो कहाँ पर लोकेटेड हैं, आपकी जियोग्राफिक मार्केट है वो आपके पास क्या है, वेदर मतलब कि आप जो है वो लोकली जो है वो प्रोडक्ट जो अपना जो है वो उसको लॉन्च करने जा रहे हैं, या आप इंटरनेशनलाइजेशन की तरफ भी जा रहे हैं और आपने ऑफ सोर्स जो आपने ऑफ शोर आपके पास जो आउटसोर्सिंग है उस पर भी आपने फोकस किया। ऑफ कोर्स ग्लोबल जो फिनोमेना है उसकी वजह से कंपनीज जो हैं वो प्रॉफिट मार्जिन को देखती हैं। अगर किसी मुल्क के अंदर रिलैक्सेशन है, रॉ मटेरियल सस्ता है, लेबर जो है वो सस्ती है, तो इंडस्ट्रीज जो है वो इंटरनेशनलाइजेशन की तरफ जो है वो आपके पास मूव कर जाती हैं। तो फोर्थ चीज़ टेक्नोलॉजी, आपने टेक्नोलॉजी में खुद को अपडेट रखना है और अपने टेक्नोलॉजी जो है आपने अपने मिशन स्टेटमेंट का कंपोनेंट बनाना है। अगर आप टेक्नोलॉजी में एक जो है वो लीडिंग एज पर हैं तो आपने उसको आपने मेंशन करना है मिशन स्टेटमेंट के अंदर। फिफ्थ पॉइंट हमने कहा कि कंसर्न फॉर सर्वाइवल, ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी, कि आपने जो भी आपके पास ये तीनों चीज़ें हैं ये डिपेंडेंट आपके पास फाइनेंशियल साउंडनेस के ऊपर। अगर फाइनेंशियली साउंड है तो आपके पास सारी की सारी चीज़ें क्या होंगी, वो लिंक्ड होंगी। 6 पॉइंट हमने बात की फिलॉसफी की, कि आपके पास जो एथिकल कंसिडरेशन है, जो आपके पास नॉर्म्स हैं, वैल्यूज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन की, उसको भी आप मेंशन करें कि आप कितना कंसर्न है अपनी कम्युनिटी के लिए, फिलॉसफी आपकी क्या है, आपका ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट जो है वो आपकी फिलॉसफी से जो है वो सेट होता है। तो इसको आपने मेंशन करना है आपके पास मिशन स्टेटमेंट के अंदर। सेल्फ कॉन्सेप्ट को आपने मेंशन करना है, कंसर्न फॉर पब्लिक इमेज, कि आप कितने कंसर्न है अपनी कम्युनिटीज़ के लिए, कम्युनिटी सर्विसेज के लिए, अपने एनवायरमेंटल कितने आप उससे आप कितने कंसर्न है, या आपके पास कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का जो फैक्टर है उसके लिए आप कितने कंसर्न है, इसको भी आपने अपने मिशन स्टेटमेंट का पार्ट बनाना है। लास्ट फॉर कंसर्न फॉर एम्प्लॉयज़, और वो एम्प्लॉयज़ जो कि आपको मिशन स्टेटमेंट को अचीव करने में, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी में, आपके मार्केट शेयर को बढ़ाने में जो है आपके साथ साथ हैं और आपके लिए फ्रूटफुल है, वो आपके पास कितना जो है कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और उन एम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयज़ के लिए आप कितने कंसर्न हैं, उनको एट्रीब्यूट देने के लिए आप जो है क्या करेंगे कि आप अपने मिशन स्टेटमेंट के अंदर उसको भी अपने सेल्फ कंसेप्ट के साथ साथ इसको भी आप मेंशन करेंगे। आई होप कि ये 9 पॉइंट आपको क्लियर हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक मिशन स्टेटमेंट के, और इनको हम कंपोनेंट्स और एलिमेंट्स बोलते हैं मिशन स्टेटमेंट के। आपने इनको अपने प्रॉपर अच्छे तरीके से इनको देखना है और इनकी एग्जांपल्स देखें, नेट पे ब्राउज करें और इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से ज़्यादा अच्छी तरह पढ़ें। अपने ट्यूटोरियल जो आपके पास जो ट्यूटर्स आपको असाइन किए गए हैं, आप उनसे इसको जो है वो डिस्कस करें, और इसके साथ साथ जो आपके पास हैंड आउट्स हैं उसके अंदर भी आपके पास डिटेल्स इसके बारे में बताई गई हैं, काइंडली आप उनको भी जो है वो कंसिडर करें, उनको भी आप पढ़ें। तो जो हमारा आज का लेक्चर है उसको हम देखते हैं कि हमारे आज के लेक्चर के अंदर हमने 2 जो मेन थीम्स हैं उनको हमने जो है वो डिस्कस करना है। वाई फर्म डू नॉट प्लान स्ट्रेटेजिकली। आप सोच रहे होंगे कि ऐसी फर्म्स भी हैं जो कि स्ट्रेटेजिकली प्लान नहीं करती। हाँ जी, ऐसी फर्म्स भी होती हैं जिनके इंटरनल प्रॉब्लम्स होते हैं या शायद एक्सटर्नल भी कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, जिनकी वजह से आपके पास जो फर्म्स हैं वो स्ट्रेटेजिकली प्लान नहीं करती। जस्ट रोज़ाना का जो भी स्टेटस है उसे एक अचीव किया, उसी को अकम्पलिशमेंट समझा और नेक्स्ट डे के लिए नई स्ट्रेटजी बनाई, और इस तरह से उनके कोई विजन मिशन स्टेटमेंट नहीं होती। हो भी तो कौन कौन से ऐसे प्रॉब्लम है जो कि प्लान नहीं करने देते एक फर्म को स्ट्रेटेजिकली।
इसको हम डिस्कस करेंगे। और सेकंड पॉइंट हम डिस्कस करेंगे बेनिफिट्स ऑफ द स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। स्ट्रेटेजिक जो प्लानिंग है इसके बेनिफिट्स क्या है। वाई फर्म्स डू नॉट प्लान स्ट्रेटेजिकली, फर्म्स स्ट्रेटेजिकली प्लान क्यों नहीं करती, इसको हम देखते हैं हमारे पास के स्ट्रेटेजिकली फर्म्स प्लान क्यों नहीं करती। फर्स्ट ऑफ ऑल पुअर रिवॉर्ड स्ट्रक्चर, इनको हम आगे बहुत डिटेल के साथ हर पॉइंट को हम जो है वो डिस्कस करेंगे, हमारे लेक्चर का आज का ये पार्ट है। पुअर रिवॉर्ड सिस्टम, फायर फाइटिंग। थर्ड पॉइंट है वेस्ट ऑफ द टाइम, ऑर्गेनाइजेशन कहती है ये तो एक वेस्टेज ऑफ टाइम है, कोई ज़रूरत नहीं है हमारे पास जो है वो स्ट्रेटेजिकली प्लान करने का, वो अपने इंट्यूशंस पे ज़्यादा डिपेंडेंट करते हैं। ठीक, जिसमें हमने बात की थी पिलर्स ऑफ इंट्यूशन, तो वो तीनों जो फैक्टर्स हैं आपके पास, पास्ट एक्सपीरियंस, जजमेंटल स्किल और आपके पास जो फीलिंग्स है, उन तीनों को जो है वो कंसिडर करते हुए जो है वो समझते हैं कि ये तो वेस्ट ऑफ टाइम है, और उन तीनों चीज़ों को वो यूज़ करते हुए जो है खुद बहुत जो है वो डिसीजन ले लेते हैं, स्ट्रेटेजिकली प्लान नहीं करते। इसलिए टू एक्सपेंसिव, कई मैनेजर ये समझते हैं कि हमारे पास जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, इस पर हमारा बहुत ज़्यादा कॉस्ट आती है, टाइम भी लग रहा है, कॉस्ट भी लग रही है, इसलिए वो कॉस्ट फैक्टर को इग्नोर करते हुए आपके पास जो है वो जो है स्ट्रेटेजिकली प्लान नहीं करते। एक बात मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा आपके पास कि अगर आप एक प्रोजेक्ट को या आप एक स्ट्रेटजी को इनिशियल फेजेस में एक अच्छी तरह से बनाते हैं और अपना टाइम जो है उसको वेस्ट नहीं करते, उसको बल्कि प्रॉपरली स्ट्रेटजी डिज़ाइन में, स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन फेज में आप अच्छी तरह से उसके अंदर अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, तो वो आपको जो है स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन फेज में बहुत ज़्यादा आसानी करता है। और जितना टाइम आपने वहाँ पर लगाया था उसका मकसद ये था कि आप अपने फेजेस जो नेक्स्ट आने वाले फेजेस हैं उनको आप जो है स्मूथली क्या कर सकें, उनको आप अपने पास रन कर सके। तो स्मूथली रन करने के लिए आपको यहाँ पर टाइम लगाना पड़ेगा। इसी तरह से अगर आप एक प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी को इनिशियली एक अच्छा टाइम देते हैं तो नेक्स्ट जो आपके पास पैरामीटर्स हैं या पार्ट्स हैं उनको आप बहुत आसानी के साथ जो है वो अचीव कर सकते हैं। ठीक, लेजीनेस, मैनेजमेंट की लेजीनेस, मैनेजमेंट जो है वो बंद करना ही नहीं चाहती, वो लेजी हैं। कंटेंट्स विद सक्सेस, शायद मतलब कहते हैं कि हमारे पास इसका सक्सेस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, हम इसको नेक्स्ट जो है स्लाइड में इसको हम प्रॉपर्ली जो है डिटेल डिस्कस करते हैं। फियर ऑफ फेलियर का उनको इतना डर होता है कि वो स्ट्रेटेजिकली प्लान करते ही नहीं है। इसके क्या रीजंस हैं हम इसको अपने नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। ओवर कॉन्फिडेंस होता है मैनेजमेंट के अंदर कि हम जो है प्रॉपर्ली अच्छे स्टेबल जा रहे हैं, हमें स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की जरूरत ही नहीं है। तो वो इस चीज़ से भी जो है ऑर्गेनाइजेशंस को क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं, वी शुड डिस्कस लेटर दैट थिंग। प्रीवियर बैड एक्सपीरियंस, पहले उन्होंने स्ट्रेटेजिकली प्लान किया और उनको एक बहुत तजर्बा गलत साबित हुआ, उनके जो रिजल्ट से उस तरह से नहीं आया जिस तरह से प्लान किया गया था, तो उन्होंने उसके बाद जो है स्ट्रेटेजिकली प्लान करना ही छोड़ दिया। लेट्स सी व्हाट इज द डिटेल्स इज। सेल्फ इंटरेस्ट हमारे पास है। फियर ऑफ द अननोन, क्योंकि आप जो स्ट्रेटजी बना रहे हैं वो अननोन है, फ्यूचर में क्या हो रहा है, क्या क्लाइमेट चेंज आएगी, क्या चेंजेस आ रही हैं आपके पास इकोनॉमिकली, इन्वायरमेंटली, आपके पास एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में क्या क्या चेंजेस आ जाएंगे आपको नहीं पता होता, टेक्नोलॉजी कितनी जल्दी किस तरह से चेंज हो जाएगी आपको नहीं पता। तो फियर ऑफ अननोन भी कई दफ़ा जो मैनेजर्स को जो है वो प्लान नहीं करने देता। हॉनेस्ट डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, आपके पास जो लोग हैं आपके ऑर्गेनाइजेशंस के, शायद वो आपके साथ लॉयल नहीं है और आपको जो हॉनेस्ट डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है वो आपको नहीं मिलता। डिफरेंट ओपिनियन मिलेंगे तो आप एक अच्छी तरह से प्लान कर पाएंगे, स्ट्रेटजिकली प्लान कर पाएंगे। लेकिन अगर आपके पास ओपिनियंस जो हैं वो हॉनेस्ट नहीं है तो ऑफ कोर्स मतलब कि आपकी प्लानिंग के अंदर फ्लॉज होंगे, तो फिर आप नेक्स्ट फेजेस के अंदर भी आपको जो है वो प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। लास्ट हमारे पास है डिसबिलीव्स होते हैं, वो हमारे पास क्या है, हम नेक्स्ट स्लाइड में हम उनको जो है प्रॉपर्ली डिस्कस करते हैं। लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि हमने ये तमाम हमने देखा कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि रोकती हैं स्ट्रेटजिकली प्लान करने से। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास बेनिफिट्स क्या हैं अगर हम स्ट्रेटजिकली प्लान करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की तरफ जाती हैं। ठीक है, हमारा टॉपिक भी यही है बिजनेस स्ट्रेटजी और पॉलिसी। अगर वो स्ट्रेटजी और पॉलिसी के ऊपर प्रॉपर फोकस करते हैं, स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट की तरफ अगर वो फोकस करते हैं तो क्या क्या बेनिफिट्स होंगे हम इसमें डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो है वो फाइनेंशियल बेनिफिट्स कौन से होते हैं, नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट्स कौन से होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज लेक्चर। इसमें जो फर्स्ट हमने बात करनी है कि हमारे पास पुअर जो है वो रिवॉर्ड स्ट्रक्चर्स हैं। व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन एज्यूम सक्सेस इट ऑफन फेल टू रिवॉर्ड सक्सेस। जब एक ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस को एज्यूम करती है इट ऑफन फेल टू रिवॉर्ड सक्सेस, लेकिन उसको वो रिवॉर्ड नहीं करती प्रॉपरली। आपके पास जो सक्सेस के एलिमेंट्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के वो कौन है, वो आपके पास आपका ह्यूमन रिसोर्स है। अगर आप ह्यूमन रिसोर्स एक एकम्प्लिशमेंट कर रहा है, ह्यूमन रिसोर्स ने अपनी तमाम इनपुट दी, अपनी तमाम एफर्ट्स लगाई और आप जो भी प्लान था, जो भी गोल्स थे, जो भी आपका मिशन था, उन्होंने उसको प्रॉपरली जो है इम्प्लीमेंट किया
और प्रॉपरली फोकस करने के बाद उसमें वो सक्सेसफुल भी रहे, वो जो सक्सेस आपकी है वो किसकी वजह से है? आपके ह्यूमन रिसोर्स वजह से। अगर आप उस ह्यूमन रिसोर्स को रिवॉर्ड नहीं करते और उसको आप एक्नॉलेज नहीं करते तो क्या होगा कि आपके पास वो सक्सेस इन एक्चुअल मीन्स में सक्सेस नहीं होगी। आज तो आपने सक्सेस पा ली, लेकिन नेक्स्ट टर्म के अंदर शायद आप प्रॉपर्ली उस तरह से सक्सेस अचीव ना कर सके। तो जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो रिवॉर्ड स्ट्रक्चर होता है, अगर ये पुअर होगा तो आज की सक्सेस शायद कल आपके लिए जो है वो फेलियर का बायस बने। तो आज आपने अपनी सक्सेस को जो है वो सेलिब्रेट करना है। किन के साथ? उन ह्यूमन रिसोर्स के साथ जिन्होंने उस सक्सेस के अंदर पार्टिसिपेट किया और उस सक्सेस को वाकया में ही उन्होंने जो है वो सक्सेस बनाया। तो आप अगर अपने रिवॉर्ड सिस्टम को एक प्रॉपर रखेंगे, ह्यूमन जो रिसोर्स आपका उसकी प्रेफरेंस के हिसाब से उनकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनके लिहाज से आप एडजस्ट करेंगे और उसको आप एक अच्छा बनाएंगे तो आपके पास सक्सेस जो है वो नेक्स्ट ईयर, उससे नेक्स्ट ईयर भी आपके साथ होगी। व्हेन फेल्योर अकर देन द फर्म मे पनिश। जब हमारे पास फेल्योर होता है, ऑर्गेनाइजेशन अपनी मिशंस, गोल या ऑब्जेक्टिव्स को प्रॉपरली अचीव नहीं कर पाती तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? अपने एम्प्लॉयज़ को पनिश करती है। उस ईयर वो अपने एम्प्लॉयज़ को बोनस नहीं देती सैलरी में, एनुअल इंक्रीमेंट आपका नहीं लगता, या और भी हमारे पास डिफरेंट पनिशमेंट हो सकती हैं कि वो डाउन साउजिंग की तरफ चली जाती है, कुछ एम्प्लॉयज़ को निकाल देती है। पूरी की पूरी जो आपके फेल्योर है वो किसी एक बंदे के जो है वो सर पे डाल दी जाती है और उसकी वजह से उसको जो है वो प्रॉपर्ली जॉब से जो है वो हमारे पास फायर कर दिया जाता है। तो जब फेल्योर होता है तो तब आप क्या करते हैं? पनिश करते हैं। इन दिस सिचुएशन इट इज़ बेटर फॉर एन इंडिविजुअल टू डू नथिंग। अगर ऐसी सिचुएशन होगी कि फेल्योर हुआ तो आपने उसको निकाल दिया, या सक्सेस हुई और आपने उस सक्सेस को एक्नॉलेज नहीं किया, तो इस केस के अंदर आपके पास क्या होगा? इंडिविजुअल क्या करेगा? इट इज़ बेटर फॉर एन इंडिविजुअल टू डू नथिंग एंड डू नॉट ड्रा अटेंशन। एंड नॉट ड्रा अटेंशन, कोई जरूरत नहीं है ध्यान देने की और कुछ करने की जरूरत नहीं है। देन रिस्क ट्राइंग टू अचीव समथिंग, फेल एंड विल बी पनिश्ड। एम्प्लॉय ये कहेगा कि जब मैंने इतनी एफर्ट भी की, ठीक, और मुझे रिवॉर्ड भी नहीं किया गया, तो इतना रिस्क लेने की जरूरत क्या है? इतनी एफर्ट करने की जरूरत क्या है? जब होना ही फेल्योर है और फेल्योर के बाद मुझे ही पनिश किया जाएगा तो मैं इतनी एफर्ट क्यों करूं? तो इस केस के अंदर भी आपने अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट रखना है। अगर फेल्योर हुआ है तो वो किसी एक वजह से नहीं हुआ, या तो आपके पास जो प्लानिंग थी वो गलत थी। अब अगर प्लानिंग ही गलत है, मिशन स्टेटमेंट ही क्लियर नहीं है, स्ट्रेटजी प्रॉपर फॉर्मुलेट नहीं की गई और आप पनिश कर रहे हैं इम्प्लीमेंटेशन फेज वालों को, तो दिस इज नॉट जस्टिफाइबल। आपको देखना है कि सारे के सारे सिस्टम में कहीं कहीं प्रॉब्लम थी, सिर्फ एक इम्प्लीमेंटेशन के अंदर प्रॉब्लम नहीं आई, सिर्फ मार्केटिंग डिपार्टमेंट का कसूर नहीं है, सिर्फ आपके पास जो है स्ट्रेटजिक मेकर्स जो है, स्ट्रेटजी मेकर्स हैं, उनका नहीं है कसूर, R&D का कसूर नहीं है, बल्कि कहीं ना कहीं एंड के ऊपर, क्योंकि हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तमाम फंक्शंस जो है वो क्या होते हैं? इंटरलिंक्ड होते हैं। जब इंटरलिंकेज है तो हमारे पास जो फंक्शंस हैं वो शेयर्ड है। फिर तो शेयर्ड फंक्शंस के अंदर हमारे पास मिस्टेक एक एंड पर नहीं बल्कि डिफरेंट एंड्स के ऊपर हमारे पास क्या होगी? हमारे पास मिस्टेक होगी। तो हमने इन चीज़ों को देखना है और हमने अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट रखना है, हमने अपने पुअर रिवॉर्ड स्ट्रक्चर है इसको आपने इंप्रूव करना है और इसको अपने एक्सीलेंट रिवॉर्ड स्ट्रक्चर बनाना है कि इन केस ऑफ फेल्योर भी आपने अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट रखना है कि नेक्स्ट डे इंशाल्लाह वी शुड अचीव दैट। ठीक है। तो नेक्स्ट में आप देखिए हमारे पास फायर फाइटिंग है। एन ऑर्गेनाइजेशन कैन सो डीपली इन्वॉल्व इन क्राइसिस मैनेजमेंट एंड फायर फाइटिंग दैट इट डज नॉट हैव टाइम टू प्लान। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजिकली प्लान क्यों नहीं करती? क्राइसिस मैनेजमेंट, क्राइसिस मैनेजमेंट हमारे पास क्राइसिस क्या होते हैं? क्राइसिस से पहले एक टर्मिनोलॉजी हमारे पास होती है कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं। एक हमारे पास होता है फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्फ्लिक्ट 2 एम्प्लॉयज का, एक बंदे का भी हो सकता है, 2 एम्प्लॉयज का, मोर देन 2 पर्सन, एक एम्प्लॉयज का डिसएग्रीमेंट विद द मैनेजमेंट या किसी एक इंसेंटिव के ऊपर वो डिसएग्री है, तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट का सोर्स बन जाएगा। एक रिसोर्स है, एक फैसिलिटी उनको नहीं दी गई, ठीक, तो ये एक जो है कॉन्फ्लिक्ट का बाइस बन जाएगा। हमारे पास जो कॉन्फ्लिक्ट नहीं है हमारे पास 3 टाइप्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट। इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट जो हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट है वो हमारे पास ह्यूमन की इंटरनल जो साइकोलॉजी उसके साथ डील करता है कि इंटरनली जो है वो आप मोटिवेटेड नहीं हो, ठीक है, इंटरनली आपको कोई प्रॉब्लम है, आप ऑर्गेनाइजेशन के किसी सेटअप से, किसी प्रोसेस से, कल्चर में आप एडजस्ट नहीं हो पा रहे, आप ना खुश हो, तो आपके पास क्या होगा कि आप मतलब कि
इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट का जो है वो आप शिकार होंगे। इसको कैसे ख़त्म किया जाता है, क्या होता है, ये सब्जेक्ट का पार्ट नहीं है, बट मतलब कि आप इसको इंटरनेट पे ब्राउज करके अपने ट्यूटर से डिस्कस करके आप इसको आगे जो है बात को जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। सेकंड हमारे पास जो कॉन्फ्लिक्ट की टाइप है वो हमारे पास है इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट। इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट जो हमारे पास है वो हमारे पास जो है वो दो एम्प्लॉयज़ के दरमियान में हो सकता है। वो मे बी किसी रिसोर्स की वजह से हो सकता है, किसी पर्सनल ग्रज की वजह से हो सकता है, किसी बात का बुरा लगना है और ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज शेयर कर रहे हैं उसका शायद उनको इशू है। तो दो एम्प्लॉयज़ के दरमियान जो है वो एक पर्सनल प्रॉब्लम जो है उसको हम बोलते हैं हमारे पास इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट। जो हमारे पास लास्ट है वो हमारे पास है इंटर डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट कि डिपार्टमेंट के जो इंटरनल मैटर्स उसके अंदर हमारे पास क्या है कॉन्फ्लिक्ट है। अगर आप इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट के लिए आप इंटरनली मोटिवेटेड नहीं है, आप किसी कॉन्फ्लिक्ट का शिकार है, स्टिल मतलब के ऑर्गेनाइजेशन जो है वो परफॉर्मेंस रुकेगी और क्राइसिस का फैक्टर जो है वो आएगा। बट ये हमारे पास जो है इतना सीवियर क्राइसिस नहीं होगा, इट इज़ कंट्रोलेबल बिकॉज एक पर्सन के इंटरनल इशू है उसको जो है वो काउंसलिंग के थ्रू जो है उसको हल किया जा सकता है। इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट हमारे पास दो बंदों के दरमियान मसला है उसको भी हल किया जा सकता है। एक्चुअल प्रॉब्लम इज इंटर डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट। अगर हमारे पास दो डिपार्टमेंट जो है, हमने जैसा बात की कि हमारे पास जो है ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो इंटीग्रेटेड होती हैं, उनके रिसोर्सेज होते हैं वो शेयर्ड होते हैं, तो इस केस के अंदर अगर इंटर डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट आएगा तो ये जो इंटर डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट है ये हमारे पास लीड करेगा टुवर्ड्स डेडलॉक। और डेडलॉक हमारे पास क्या होता है वो क्राइसिस की तरफ होता है। डेडलॉक हमारे पास क्या है कि एक फंक्शन का प्रॉपर्ली ब्लॉक हो जाना। हमारे पास एक फंक्शन जो है दूसरे पे डिपेंडेंट होता है, दूसरा तीसरे पे डिपेंडेंट होता है। अगर आपके पास फर्स्ट फंक्शन ही रुक गया तो आगे आपके पूरी चेंज जो है आपके पास क्या हो जाएगी, आपके पास स्टॉप हो जाएगी। तो हमने इस चीज़ को देखना है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में डेडलॉक ना आए। डेडलॉक दबाए तो हमारे पास क्या होगी, वो क्राइसिस होंगी। जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक क्राइसिस का फेज होगा और फायर फाइटिंग होगी, एम्प्लॉय अपनी मनमानी कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ झगड़े कर रहे हैं, तो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कोर्स उसके पास टाइम ही नहीं होगा कि वो स्ट्रेटजिकली जो है प्लान कर पाए। वो अपने इंटरनल क्राइसिस, अपने इंटरनल फायर फाइटिंग, झगड़े, उन्हीं को ही हल करने में लगे रहे हैं और आपके पास स्ट्रेटजिकली प्लान करने का उनके पास क्या होगा, वो टाइम ही नहीं होगा। वेस्ट ऑफ द टाइम। सम फर्म सीक्स प्लानिंग एज वेस्ट ऑफ टाइम सिंस नो मार्केटेबल प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस। टाइम स्पेंट ऑन प्लानिंग इज एन इन्वेस्टमेंट। लास्ट सेंटेंस हमारे पास ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट इससे पहले हम जो पिछला सेंटेंस है इनिशियल उसको हम देखते हैं। सम फॉर्म सी प्लानिंग एज वेस्ट ऑफ टाइम सिंस नो मार्केटेबल प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस। आपने कोई मार्केटेबल प्रोडक्ट प्रोड्यूस ही नहीं किया, जब आपके पास मार्केट के साथ इंटरेक्शन ही नहीं है तो क्या ज़रूरत है स्ट्रेटजिकली प्लान करने की। बट सेकंड सेंटेंस हमारे पास ये बताता है द टाइम स्पेंट ऑन द प्लानिंग इज एन इन्वेस्टमेंट। जैसा मैंने आपके पास कहा, आप अगर प्रोजेक्ट के स्टार्ट के अंदर उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट के ऊपर प्रॉपर टाइम लगाएं तो वो आपके पास एक इन्वेस्टमेंट है और वो फ्यूचर के अंदर आपको जो इंशाल्लाह है वो रिटर्न जो है वो देगी। तो हमने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा देखना है कि हमारे पास जो है प्लानिंग जो है वो वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है, बल्कि हम जितना टाइम इनिशियली प्लानिंग के फेज़ में हम जितना ज़्यादा टाइम देंगे उतना अच्छा हम इम्प्लीमेंट कर पाएंगे और हमारे पास एवेल्युएशन के अंदर जो मॉनिटरिंग है वो हमारे पास उतनी ही ज़्यादा आसान होगी। तो आप जो है प्लानिंग को जो है वो वेस्ट ऑफ टाइम ना समझें। ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर कुछ लोग होते हैं जो कि इसको वेस्ट ऑफ टाइम समझते हैं और वो स्ट्रेटजिकली प्लान नहीं करते, जो कि बहुत ही गलत कॉन्सेप्ट है। जो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है वो हमारे पास है टू एक्सपेंसिव। सम ऑर्गेनाइजेशंस आर कल्चरली अपोज्ड टू स्पेंडिंग रिसोर्सेज। कल्चरली इंटरनली वो बाउंड होते हैं कि वो अपने रिसोर्सेज को जो है वो प्लानिंग के ऊपर जो है वो खर्च नहीं करेंगे। प्लानिंग के लिए कोई भी उन्होंने जो है वो अपने फंड्स के अंदर कोई भी उसको अलॉट नहीं किया होता है। बाकी सब इम्प्लीमेंटेशन फेज के लिए रिसोर्सेज हैं, हर चीज़ के लिए जो है वो फाइनेंशियली जो है उसके ऊपर रखा जाता है। बट प्लानिंग के अंदर हमारे पास जो है कभी भी जो है वो फंड जो है वो मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नहीं होते कि वो समझते हैं कि ये तो एक एक्सपेंसिव है और हमारे पास ये जो फंड है ये तो हमारे पास ज़ाया हो रहा है। तो इस कंसेप्ट को भी हमने गलत साबित करना है कि ये हमारे पास ऐसा नहीं होता, एक्सपेंसिव नहीं होती। आप जितना इनिशियली जैसे हमने लास्ट में कहा कि टाइम स्पेंट ऑन प्लानिंग इज एन एक्चुअली इन्वेस्टमेंट, वो एक इन्वेस्टमेंट है और इन्वेस्टमेंट हमेशा आपको लॉन्ग टर्म में जो है वो बेनिफिट देती है। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन इस चीज़ को ऐसे समझे कि हमारे पास जो है एक्सपेंसिव है तो ऑफ कोर्स वो स्ट्रेटजिकली प्लान नहीं करेगी। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट हमारे पास है लेजीनेस, के पीपल मे नॉट वांट टू पुट फोर्थ द एफर्ट नीडेड टू फॉर्मुलेट अ प्लान। लोग जो हैं वो इंटरेस्टेड ही नहीं है कि हम अपने डिपार्टमेंट के लिए, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लानिंग में इनपुट दें। वो इतने लेजी हैं कि वो समझते हैं ये एक वेस्ट ऑफ टाइम है,
इसके साथ साथ एक्सपेंसिव भी है, और हम जितनी प्लानिंग करते हैं को हमें फ्रूटफुल जो है वो आउटकम तो होती नहीं है, इसलिए मतलब के स्ट्रेटेजिकली प्लान करने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए वो मतलब के पुट फॉरवर्ड आगे आते ही नहीं है, पार्टिसिपेट ही नहीं करते डिसीजन मेकिंग के अंदर, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस के अंदर। जबकि इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फोकस किया गया, जब भी आप स्ट्रेटेजिकली प्लान करें तो अपनी आप स्ट्रेटेजिकली जो प्लान करते हैं जब आप, तो आपने अपने मैनेजर्स जो हैं, टॉप मैनेजमेंट एज वेल एज लोअर मैनेजमेंट, उसको भी आपने अपनी जो प्लानिंग उसका आपने उसको पार्ट बनाना है। तो इस पार्ट का ना बनाना जो है वो हमारे पास क्या लेजीनेस है, लोग आते ही नहीं है हमारे पास, पार्टिसिपेशन ही नहीं करते किसके अंदर, स्ट्रेटेजिकली प्लानिंग के अंदर। तो ऑर्गेनाइजेशन जो है इस पार्टिसिपेशन के कम होने की वजह से जो है प्लान ही नहीं करती। तो हमने देखे डिफरेंट पॉइंट्स। जो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है कंटेंट विद सक्सेस। Particularly if a firm is successful, individual may feel there is no need to plan because things are fine as they stand. अगर फर्म जो है वो सक्सेसफुल है और उसकी सक्सेसफुल एक कंटिन्यूस पैरामीटर में है और वो रेगुलरली एक सक्सेसफुल पैटर्न के ऊपर चल रही है, तो जो ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ हैं वो ये समझते हैं कि हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अब स्टेबल हो चुकी है, अब हमें स्ट्रेटेजिकली प्लान करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो है वो क्या है कि हमारे पास जो है वो सिस्टम जो है वो अब स्टेबल हो चुका है, स्टैंडर्ड्स बन चुके हैं, चीज़ें हमारे पास प्रॉपर नॉर्मलाइज हो चुकी हैं। अब हमें और ज़्यादा प्लानिंग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम अगर और प्लानिंग करेंगे तो चीज़ें स्पॉइल हो जाएंगी। इसलिए हमें अब कंसिस्टेंटली जो है वो रेगुलरली मूव करना चाहिए। तो ऑर्गेनाइजेशन जो करती हैं वो स्टॉप कर देती हैं स्ट्रेटेजिकली प्लान करना, क्योंकि उनके मुताबिक जो है वो स्टैंडर्ड्स जो हैं, एक पैरामीटर्स जो हैं वो सेट हो चुके हैं, और अब इन्हीं पैरामीटर्स के ऊपर हम रेगुलरली चलें तो हम जो हैं वो सक्सेस के जो एक पैटर्न है उसको हम बार बार अचीव कर लेंगे। बट टुडे सक्सेस डज नॉट गारंटी सक्सेस टुमारो। लेकिन जो आज की सक्सेस है वो टुमारो की सक्सेस की बिल्कुल भी गारंटी नहीं देती। फॉर एग्जांपल, आपके पास ऑर्गेनाइजेशन एक प्रोसेस चला रही है और टेक्नोलॉजी जो है उस प्रोसेस की वो चेंज हो गई। अब टेक्नोलॉजी का चेंज होना एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का एक फैक्टर है, इकोनॉमिक कंडीशन आपके पास चेंज हो गई, जिस प्रोडक्ट को आप बना रहे हैं उसके ऊपर सब्सिडी मिल रही थी, आप उसके ऊपर सब्सिडी नहीं मिल रही, तो आपके पास क्या होगा कि एक्सटर्नल चेंज ने आपके इंटरनल जो सक्सेस है उसको आपके पास क्या कर दिया, उसको उसने स्पॉइल कर दिया, उसको उसने इन्फ्लुएंस किया। जब आपके पास एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो कि आपके सक्सेस को जो है वो स्पॉइल करते हैं, तो हमें इस चीज़ को हर हाल में मॉनिटर करना है कि हमारी जो सक्सेस है वो सिर्फ इंटरनल स्ट्रेंथ्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि हमारे पास जो हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हैं और एक्सटर्नल थ्रेट्स भी हैं। ठीक, तो एक्सटर्नल थ्रेट्स जो हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हैं वो आपके पास प्रॉब्लम बन सकते हैं, और आपकी जो आज की सक्सेस है शायद वो टुमारो की सक्सेस को गारंटी ना करे। तो इसलिए हमने कंसिस्टेंटली जो है वो प्लान करना है। तो अगर ऐसा होता है ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास कंटेंट विद सक्सेस, अगर सक्सेस के ऊपर वो सक्सेस के बाद वो प्लान करना छोड़ देते हैं, तो हमारे पास ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो हमारे पास क्या होती हैं, वो स्ट्रेटेजिकल प्लान करना छोड़ती हैं और फिर वो प्रॉब्लम्स का जो हमारे पास है वो शिकार हो जाती हैं। फियर ऑफ फेलियर, by not taking action there is a little risk of failure unless a problem is urgent and pressing। फियर ऑफ फेलियर, अगर आप एक एक्शन लेते ही नहीं है कि इस जो प्रॉब्लम है इसके साथ तो बहुत छोटा सा रिस्क जो हमारे पास है वो एसोसिएटेड है, जब एक छोटा रिस्क एसोसिएटेड, इसके लिए हमें स्ट्रेटेजिकली प्लान करने की क्या जरूरत है, तो ये इशू भी आपके लिए एक प्रॉब्लम बन जाएगा कि स्ट्रेटेजिकली प्लान करना सिर्फ इसीलिए नहीं कि हमारे पास थोड़ा सा छोटा सा इशू है, इशू छोटा है तब भी उसको अर्जेंट अटेंशन चाहिए ताकि आप उसको प्लान करें, रिवाइज करें अपनी स्ट्रेटजी और दोबारा जो है मार्केट के अंदर जल्दी से जो अपने पास जो है अपना स्टेटस है उससे बहाल करें, क्योंकि छोटी सी प्रॉब्लम भी आपकी जो मार्केट शेयर उसको गिरा रही होती है और उसको जो है वो सडन जो है वो रेक्टिफिकेशन चाहिए होती है। तो आपने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा देखना है। वेन एवर समथिंग वर्थवाइल इज अटेम्प्टेड देयर इज रिस्क ऑफ फेलियर। फियर ऑफ फेलियर तो आपके पास हर जगह रहेगा, रिस्क तो है ही है। जब भी ऑर्गेनाइजेशन जो है मार्केट के अंदर नया प्रोडक्ट लॉन्च करती हैं तो कभी भी उनको ये श्योर नहीं होता कि इनकी एक्सेप्टेबिलिटी होगी या नहीं। ऑफ कोर्स वो सर्वे करते हैं, फोरकास्ट करते हैं, जो मैनेजर्स हैं अपने पास पास्ट एक्सपीरियंस, अपनी जजमेंटल स्किल जो है वो यूज़ करते हैं, उनको अपने एडवर्टाइजमेंट से पता चल रहा होता है चीज़ों का, मार्केट सर्वे, मार्केट रिसर्च से उन्हें पता चल रहा होता है कि हमारे पास इस प्रोडक्ट की एक्सेप्टेंस होगी, लेकिन स्टिल फियर ऑफ फेलियर जो है वो उनको स्ट्रेटेजिकली प्लान नहीं करने देता। तो ये चीज़ भी जो है आपके पास जो है फर्म के एक फेलियर का सोर्स है। आवर कॉन्फिडेंस,
जैसे हमने डिस्कस किया कि हमारे पास एन इंडिविजुअल बिल्ड्स अप एक्सपीरियंस, दे मे रिलाई लेस ऑन द फॉर्मलाइज्ड प्लानिंग। जिस तरह से आपके पास एक्सपीरियंस बढ़ता चला जाता है, आप जो है वो प्लानिंग के ऊपर फोकस छोड़ देते हैं। ये एक ड्रॉबैक है, एक अलमिया है हमारे पास बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस का भी, कि लोग जो है वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो सक्सेस के बाद ओवर कॉन्फिडेंस का जो है वो शिकार हो जाती हैं और वो बिल्कुल भी प्लान करना जो है वो छोड़ देती हैं। जबकि प्लानिंग आपके पास जो है वो हर हाल में मिशन स्टेटमेंट के अंदर है। मिशन स्टेटमेंट में हमने बात डिस्कस भी की थी कि हमारे पास जो है रेगुलर प्लानिंग चाहिए। आपके पास प्लानिंग वन टाइम प्रोसेस नहीं है, मिशन स्टेटमेंट वन टाइम प्रोसेस नहीं है, ये कभी कंसिस्टेंट नहीं रहती। ये टाइम के साथ साथ सिचुएशन फैक्टर्स के साथ साथ ये चेंज होती रहती है। जब आपके पास चेंज होगी तो आपको प्लान दोबारा करना पड़ेगा। तो ओवर कॉन्फिडेंस इस चीज के ऊपर होना कि हम जो है प्लान नहीं करेंगे, बल्कि हम अपने एक्सपीरियंस से, जो हमारा पास्ट एक्सपीरियंस है उसी के मुताबिक हम डिसीजन ले लेंगे, तो ये भी ऑर्गेनाइजेशन को एक जो है स्ट्रेटेजिकली प्लान करने से रोकता है। इसको हम थोड़ा और देखते हैं, इसकी जो हमारे डिटेल्स हैं। हाउएवर इज दिस एप्रिशिएटेबल, इज दिस अप्रोप्रिएट? कई दफा ये अप्रोप्रिएट हो सकता है, बट ऑल द टाइम लक नॉट फेवर्स यू। हर दफा लक आपका साथ नहीं देती। बीइंग ओवर कॉन्फिडेंट और ओवर एस्टिमेटिंग एक्सपीरियंस कैन ब्रिंग फेलियर। अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट है और खुद को ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं, तो ये जो फेलियर है आपका, ये 100% जो है वो गारंटीड है। किसकी वजह से? क्योंकि आप अपने एक्सपीरियंस के ऊपर जो है वो ज्यादा रिलाई कर रहे हैं, आप टोटली डिपेंडेंट हो रहे हैं अपने इंट्यूशन एनालिसिस के ऊपर। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जब ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर मैनेजर्स जो है वो इस तरह से सेटअप स्टार्ट कर देंगे, तो आपके पास क्या होगा, फेलियर जो है आपके पास मतलब कि वो परमानेंटली जो है वो रहेगा वहां पर। forethought is rarely wasted and is often the mark of professionalism. forethought, future planning. फ्यूचर प्लानिंग जो है वो कभी भी वेस्टेज नहीं होती। ये एक सजेशन है कि जो फ्यूचर प्लान है वो कभी भी जो है वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं है। फ्यूचर प्लान करना एक अच्छी चीज है, और जो प्लान करते हैं उनकी ये एक प्रोफेशनलिज्म की वन ऑफ द प्रॉपर्टी है। तो पीपल हु प्लान प्रोफेशनली, दैट प्लानिंग, दैट फोरथॉट, ये जो विजडम है, ये जो फ्यूचर थॉट्स हैं, दिस इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द प्रोफेशनलिज्म। और प्रोफेशनल लोग कभी भी जो है अपने पास्ट एक्सपीरियंस रिलाई नहीं करते, वो कभी भी अपनी मैनेजमेंट को जो है इग्नोर नहीं करते। वो हमेशा जो है एक पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकर होते हैं। वो अपनी पावर्स को डेलीगेट करते हैं और अपने एम्प्लॉयज को हमेशा जो है वो मोटिवेट करते हैं और उनकी कैपेबिलिटीज जो है उनको आप वो इन्हांस करते हैं। तो इस चीज़ को आपने देखा कि हमारे पास फियर ऑफ फेलियर भी आपको जो है वो प्लान नहीं करने देता। ओवर कॉन्फिडेंस, ये माइनर प्रॉब्लम्स हैं जो हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं, और कहीं ना कहीं ये छोटा सा इशू एक बहुत बड़े जो है वो ट्रबल का जो है वो सोर्स बन जाता है। हम नेक्स्ट देखते हैं प्रीवियस बैड एक्सपीरियंस। पीपल मे हैड a previous bad experience with planning where plan has been long, cumbersome, impractical or inflexible. Planning like anyway can be done badly. By all means planning was done before, but वो प्लानिंग करने का तरीकाकार ही गलत था। वो जो प्लान बनाए गए थे वो इम्प्रैक्टिकल थे, उनको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट ही नहीं किया जा सकता। दोज प्लान वर इनफ्लेक्सिबल, जो आपका टाइम स्केड्यूल उन प्लान्स के लिए बनाया गया था वो टाइम तो था वो फ्लेक्सिबल ही नहीं था। तो इस केस में आपके पास क्या होगा, इस केस के अंदर आपके पास क्या होगा कि आपके पास प्योरली जो है, जिन ऑर्गेनाइजेशन ने प्योर प्लानिंग के ऊपर टाइम ज़ाया किया और वो प्रॉपरली प्लान नहीं किया गया, और वो जो प्लानिंग थी वो हमारे पास इम्प्रैक्टिकल थी, इम्प्लीमेंटेशन उसके अंदर हो नहीं सकती थी और इनफ्लेक्सिबल थी। तो ये दोनों फैक्टर्स जो आपके पास थे, तो उस प्योर बैड एक्सपीरियंस की वजह से अब ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया कि प्रैक्टिकली जो है वो प्लान करना ही छोड़ दिया कि हमारे पास एक बुरा एक्सपीरियंस गुजरा, अब हम दोबारा जो है इस बुरा एक्सपीरियंस से नहीं गुजरना चाहते। तो ये एक प्रॉब्लम है जो कि ऑर्गेनाइजेशन को जो है स्ट्रेटेजिकली प्लान नहीं करने देती। सेल्फ इंटरेस्ट, व्हेन समवन हैज अचीव स्टेटस, privilege or self-esteem, thorough effectively using an old system, they often see your new plan as a threat. अगर एक बंदे ने सेल्फ स्टेटस, एक सेल्फ स्टीम, एक स्टेटस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अचीव कर लिया हो और उसने प्रॉपर ओल्ड सिस्टम जो मैनुअल सेटअप है विदाउट प्लानिंग, उसको वो फॉर ग्रांटेड अल्लाह ने कहीं उसे दे दिया किसी एक एक्शन की वजह से, तो उसके बाद वो समझता है कि बाकी जो प्लानिंग वाला प्रोसेस ये हमारे पास क्या, ये थ्रेट है
कोई नया प्लान करने की जरूरत नहीं है, जिस प्लान के ऊपर वो स्टिक है उसी को लेकर चलें। तो कई दफ़ा जो ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेटजिस्ट हैं, जो आपके पास CEOs हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, वो सेल्फ इंटरेस्ट को जो है वो आगे रखते हैं और एम्प्लॉय इंटरेस्ट को जो है वो बैक पे रख देते हैं। इसी तरह से जो फर्म का, जो ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन मोटो है उसको भी लोग करते रहते हैं, वो साइड पे कर देते हैं। तो ये एक चीज़ है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो डेंजरस होती है और वो ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रेटेजिकली प्लान करने से रोकती है। तो जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है, इसके अंदर जो मेजर रोल है वो हमारे पास किसका है? वो हमारे पास जो है वो CEO का होता है, स्ट्रेटेजिस्ट का होता है, CEO का होता है। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है प्रेसिडेंट्स हैं उनका होता है, एक यूनिवर्सिटी के अंदर डीन्स का होता है, एक एंटरप्रेन्योर का होता है। आपको बिजनेस का जो इंटरेस्ट है, सेल्फ इंटरेस्ट, उसको आपको आगे रखना है और अपने सेल्फ इंटरेस्ट को आपको जो है वो पीछे रखना है। तब जाकर आप जो है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए फेवरेबल डिसीजन ले सकेंगे। तो जब ऐसा होगा कि लोग सेल्फ इंटरेस्ट को जो है वो ज्यादा प्रेफर करेंगे और ऑर्गेनाइजेशनल के जो इंटरेस्ट, ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट को जो है वो प्रेफर नहीं किया जाएगा, तो आपके पास जो है फर्म जो है वो स्ट्रेटेजिकली प्लान नहीं कर पाएगी। जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है, जो नेक्स्ट हमारे पास है, वो हमारे पास है फियर ऑफ अननोन। पीपल मे बी अनसर्टन ऑफ देयर एबिलिटीज टू लर्न न्यू स्किल्स, देयर एप्टीट्यूड विद न्यू सिस्टम और देयर एबिलिटी टू टेक ऑन न्यू रोल्स। जब लोगों के अंदर जो है फियर ऑफ अननोन, लोग जो है वो नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना ही नहीं चाहते। आप इस चीज को ऐसे देखें, जब हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम्स आए और उनको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लाया गया कि प्रीवियस सिस्टम जो थे हमारे पास, वो सारे के सारे क्या थे, वो कि एक नॉन ऑटोमेटेड थे, ऑटोमेशन नहीं थी, हर चीज मैनुअली होती थी, रजिस्टर मेंटेन करना, ईच एंड एवरीथिंग, वो एक टाइम कंज्यूमिंग था। उसके लिए आपके पास जो ह्यूमन फैक्टर थे वो भी बहुत ज्यादा, आपके पास ज्यादा एम्प्लॉयज थे काम को करने के लिए। लेकिन जब टेक्नोलॉजी आई, जब कंप्यूटर आया, इंटरनेट आया, तो आपके पास क्या हुआ कि काफी सारी ऑर्गेनाइजेशन ने इनको क्या किया, ऑप्ट किया, इस अपॉर्चुनिटी को उन्होंने अवेल किया। जो ही कमीशन उन्होंने लाए तो आपके पास जो उनको ज्यादा वर्कर्स चाहिए थे, वर्किंग फोर्स जो थी वो उनकी कम हुई, उनके प्रोसेस जो है वो एक आसान हो गए। इंटरनेट से आपकी जो कनेक्टिविटी है, जो आपके पोस्टेज के, जो मेल के आपके पास थे, तमाम के तमाम आपके पास जो चीजें थी वो भी आपके पास क्या होंगी, वो आपके पास सारी की सारी कम हो गई। तो इस चीज को आप देखेंगे, आपके पास जो है, आपके पास टेक्नोलॉजी ने आपकी कॉस्ट, टाइम, इसको आपने उसने सेव किया और आपकी जो एफिशिएंसी लेवल है उसको उसने क्या किया, उसने उसको बढ़ा दिया। तो आप इस चीज को देखें, हमारे पास के पीपल जो है उनको अपनी जो एबिलिटीज हैं उनके बारे में अनसर्टन होते हैं, वो नए स्किल्स जो है सीखना ही नहीं चाहते, वो जो टुवर्ड्स न्यू सिस्टम उनका एप्टीट्यूड है उसको बिल्ड ही नहीं करते। तो फियर ऑफ अननोन है कि ये सिस्टम हमें किस तरह से बेनिफिट दे सकता है और हम इस सिस्टम से किस तरह से बेनिफिट ले सकते हैं। जब ये आपके पास होगा तो आपके पास क्या आएगा कि आपके पास फियर ऑफ फेलियर जो है वो बढ़ जाएगा। तो इस केस के अंदर जो है फैक्टर जब ऐसा आएगा, ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो प्रॉपरली इसके ऊपर नहीं कर पाएंगी, तो आपके पास क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो स्ट्रेटेजिकली प्लान नहीं करेंगी, क्योंकि आपके पास एम्प्लॉयज जो हैं, जो आपके पास सिस्टम के अंदर जो की एक्टर्स हैं, वो आपको इस जगह पर सपोर्ट नहीं कर रहे। Honest difference of opinion. People may sincerely believe the plan is wrong. They may view the situation from a different point of view, or may have aspirations of themselves or the organization that are different for the plan. Different people in different jobs have different perception of a situation. हमारे पास हमने बात की कि हमारे पास different departments होते हैं, हर डिपार्टमेंट का अपना एक फंक्शन है और हर एम्प्लॉय उस फंक्शन को बेहतर समझता है। हर डिपार्टमेंट का अपना एक सेल्फ इंटरेस्ट होता है और हमेशा वो उस डिपार्टमेंट के सेल्फ इंटरेस्ट को एम्प्लॉय जो है वो प्रेफर करते हैं, उसको हमेशा वो जो है एक अपर एज पे रखा जाता है। जब ऐसा केस हमारे पास होगा तो जब तमाम डिपार्टमेंट्स को बिठाया जाएगा और उनसे सजेशन ली जाएगी कि हम इस स्ट्रेटजिकली प्लान करना चाहते हैं, तो शायद आपके पास जो है वो हॉनेस्ट डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो। वजह क्या है कि हर डिपार्टमेंट जो है वो अपने पास जो है अपनी जो प्रेफरेंस है उसको जो है वो अपफ्रंट करेगा, उसको जो है वो ज्यादा प्रेफर करेगा। तो ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो होगा, शायद आपको ड्यूरिंग प्लान जो है लोग जो है वो गलत सजेशंस दें। पीपल में भी उस प्लान को जो है वो सिंसियरली जो है वो ना लें, या वो सिंसियरली समझते हो ये प्लान ही रॉन्ग है। जब आपके पास परसेप्शन डिफरेंट होगी तो आपके पास सिचुएशन जो होगी वो डिफरेंट होगी। अगर मेरी परसेप्शन इस केस के बारे में वो कुछ और है, आपकी कुछ और है,
तो ऑफ कोर्स जब दो लोग डिफरेंट परसेप्शन रखेंगे तो आपके पास जो ओपिनियंस हैं वो आपके पास क्या होंगे, वो आपके पास डिफरेंट होंगे। तो ये डिफरेंस ऑफ जो ओपिनियन है ये आपके पास जो है वो ऑफ कोर्स एक कॉन्फ्लिक्ट का बाइस होता है, और ये जो कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन है ये ऑर्गेनाइजेशन को लीड करती है टुवर्ड्स द क्राइसिस। और ये जब ऐसे सिचुएशन हमारे पास होगी तो आप जो फर्म है वो मतलब स्ट्रेटेजिकली प्लान करने में जो है वो फेल हो जाएगी। जो आखिरी हमारे पास वो हमारे पास है सस्पिशियन। तो एम्प्लॉयज में नॉट ट्रस्ट मैनेजमेंट। हमारे पास जो एम्प्लॉयज हैं वो मैनेजमेंट के ऊपर ट्रस्ट ही नहीं करते। ऐसा केस कब होगा, ये बताइए मुझे कि ऐसा केस कब होगा कि एम्प्लॉयज जो है वो मैनेजमेंट के ऊपर ट्रस्ट ही नहीं करते। कोई एक एग्जांपल कोट कर दीजिए कि कोई एक सिस्टम के अंदर कोई एक ऐसा इश्यू जिसके बाद एम्प्लॉयज जो है मैनेजमेंट के ऊपर ट्रस्ट करना ही छोड़ दें। फॉर एग्जांपल हमने लास्ट में एक बात की थी कि पुअर रिवॉर्ड स्ट्रक्चर, सबसे पहला पॉइंट हमारे पास था कि रिवॉर्ड स्ट्रक्चर जो है वो अच्छा नहीं है, वो पुअर है। एम्प्लॉय एफर्ट करते भी हैं लेकिन और ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस भी देते हैं, बट स्टिल जो है वो उसके बदले में वो कुछ नहीं पाते जो कि उनको मिलना चाहिए था। तो इस केस में हमारे पास क्या होगा कि आपके पास एम्प्लॉयज जो हैं वो मोटिवेटेड नहीं रहेंगे, वो कभी भी मैनेजमेंट के ऊपर क्या करेंगे, वो ट्रस्ट नहीं करेंगे। इस केस के अंदर आपके पास जब मैनेजमेंट के अंदर ट्रस्ट नहीं होगा आपका, तो आप क्या करेंगे कि आप स्ट्रेटेजिकली जो है वो प्लान नहीं करेंगे, आप उस चीज़ को जो है वो छोड़ देंगे। तो हमने नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारे पास बेनिफिट्स क्या है, लेकिन हम थोड़ा हम इसको रिकैप करते हैं पॉइंट्स को कि हमारे पास स्ट्रेटेजिकली प्लान क्यों नहीं करते। एक तो है पुअर रिवॉर्ड स्ट्रक्चर्स के व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन एज्यूम सक्सेस इट ऑफन फेल टू रिवॉर्ड सक्सेस। एज्यूम करते हैं बट वो सक्सेस इन एक्चुअल वे में सक्सेस नहीं होती, क्योंकि जिन्होंने वो सक्सेस दी आपको, आपने उनकी आपने जो है वो केयर नहीं की, उनको आपने प्रॉपर रिवॉर्ड नहीं दिए, सो इट लीड्स टुवर्ड्स द फेलियर। सेकंड हमारे पास बात है फायर फाइटिंग। इंटरनल क्राइसिस इतने ज्यादा हैं कि आप जो है वो उनसे आपकी जान छूटे, तो आप जो है वो स्ट्रेटेजिकली प्लानिंग की तरफ जो है वो आप उसको प्रॉपरली आप अपना जो है वो फोकस करें। तीसरी हमारे पास है वेस्ट ऑफ टाइम। ऑर्गेनाइजेशन जो है समझिए कि वेस्ट ऑफ टाइम है, बट ऐसा नहीं होता। इस चीज को आप काइंडली याद रखें इस बात को, और इस पॉइंट को अपने जो है वो पल्ले बांध ले प्रॉपरली कि जो आप टाइम इन्वेस्ट करते हैं या जो प्लानिंग के ऊपर आप टाइम लगाते हैं वो एक्चुअली आपकी इन्वेस्टमेंट है, और इंशाल्लाह इन फ्यूचर वो आपको पे ऑफ जरूर करेगी। थर्ड पॉइंट हमने डिस्कस किया कि हमारे पास टू एक्सपेंसिव। लोग समझते हैं ये तो बहुत एक्सपेंसिव है, इसकी कोई जरूरत नहीं प्लानिंग की। लेजीनेस, लोगों की अपनी जो है वो लेजी हैं, सीईओज लेजी हैं, मैनेजमेंट आपकी लेजी है, वो प्लान करना ही नहीं चाहती। ठीक। कंटेंट विद द सक्सेस जो है पर्टिकुलरली इफ द फर्म इज सक्सेसफुल इन इंडिविजुअल में फील देयर इज नो नीड टू प्लान। अगर आप सक्सेसफुल हुए हैं, अब आप समझते हैं कि प्लानिंग की जरूरत ही नहीं है, तो ये एक ओवर कॉन्फिडेंस होता है जो कि आपको अगेन जो है वो रोकता है किसकी तरफ, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की तरफ। फियर ऑफ फेलियर कि आपने जो है आप न्यू जो टेक्नोलॉजी है उसको आप ऑप्ट करने से घबरा रहे हैं, और इस घबराहट की वजह से जो है आप नई स्किल नहीं सीखना चाहते। तो अगर एम्प्लॉयज जो हैं वो सपोर्टिव नहीं होंगे, फियर ऑफ फेलियर होगा, फियर ऑफ एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी हमारे पास होगी, तो ऑफ कोर्स आपके पास फर्म जो है स्ट्रेटेजिकली प्लानिंग को जो है वो फोकस नहीं करेंगी। आवर कॉन्फिडेंस जो है एम्प्लॉय जो है उसने अपना आप सेटअप एक बनाया है या एक फर्म ने एक अचीव कर लिया है कुछ टॉप पोजीशन, और उन्होंने कभी प्लान नहीं किया था, तो अब इस जगह पर वो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड एक ओवर कॉन्फिडेंट होंगे और वो प्लान नहीं करेंगे कि विदाउट प्लानिंग भी इस स्टेटस को अचीव किया जा सकता है। तो ये चीज़ भी आपके लिए जो है वो प्रॉब्लम का बायस बनेगी। फिर बैड एक्सपीरियंस, पहले आपने प्लान किया, वो प्लान प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं किया गया, क्योंकि प्रॉपरली प्लान ही नहीं हुआ तो इंप्लीमेंट वो किस तरह से अच्छी तरह होगा, और आपको प्रॉब्लम्स आई ड्यूरिंग इंप्लीमेंटेशन फेज और एवेल्युएशन फेज, और आपको री प्लान करना पड़ा, आपको मतलब एक अच्छा एक्सपीरियंस नहीं हुआ, तो ये बुरा एक्सपीरियंस आपको जो है नेक्स्ट ईयर जो है वो प्लानिंग से रोकेगा। तो ये भी एक इशू है जो कि फर्म्स को स्ट्रेटेजिकली प्लान करने से जो है वो रोकता है। सेल्फ इंटरेस्ट कि अगर किसी बंदे ने एक टॉप पोजीशन ली है और उसने प्लानिंग के बगैर ले ली, तो वो कभी भी नहीं कहेगा भी प्लानिंग अच्छी है, वो तो ये कहेगा भी मैंने इस तरह कर लिया तो आप भी जो है इस तरह से अचीव कर लेंगे। तो इस तरह की चीज़ें जो सेल्फ इंटरेस्ट है वो आप आगे करते हैं, और आप जो है ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को जो है उसको आप मतलब के उसको आप जो है प्रेफर नहीं करते, तो इस केस पे भी ऑर्गेनाइजेशन जो है स्ट्रेटेजिकली प्लान नहीं करेगी। फियर ऑफ अननोन, हॉनेस्ट डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, डिफरेंट डिपार्टमेंट, डिफरेंट परसेप्शन। ठीक है, हमारे पास जो है डिफरेंस, हर बंदे की अपनी एक एस्पायरेशन होती है, तो वो डिफरेंस जो उसकी इंस्पायरेशन है डिफरेंट चीज़ के साथ, वो ऑलरेडी उसका जो एक थॉट्स होंगी,
जो उसका ओपिनियन होगा वो डिफरेंट होगा। तो डिफरेंट जब आपके पास ओपिनियंस होंगे एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो ऑफ कोर्स मतलब आप कभी भी स्ट्रेटजिकली प्लान करने में सक्सेसफुल नहीं होंगे। लास्ट हमने कहा कि हमारे पास जो एम्प्लॉयज़ हैं वो आपके पास मैनेजमेंट के ऊपर हम ट्रस्ट ही नहीं करते, तो इस केस के अंदर भी आपके पास जो है फेलियर जो है वो प्रॉब्लम बन सकती है। रिपीट करने का मकसद ये था कि आप इसको अच्छी तरह से समझ सकें और आप जो है इसको ईजिली जो है वो अंडरस्टैंड कर सकें। हम बेनिफिट्स देखते हैं। फॉलोइंग आर द मेजर बेनिफिट्स ऑफ द स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट। प्लानिंग हम देख रहे हैं, बट स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट की जो प्लानिंग है उस फेज के अंदर हमारे पास क्या क्या बेनिफिट्स है। प्रोएक्टिव इन शेपिंग फर्म फ्यूचर। अगर आप प्रॉपरली प्लान करते हैं तो आपके पास जो फर्म का जो फ्यूचर है, मीन जो आपकी विजन है, वो आपके पास जो है सिक्योर हो जाएगा। अगर आप प्रॉपरली मैनेजमेंट करते हैं, आप अपने मिशन स्टेटमेंट के ऊपर प्रॉपर टाइम देते हैं, आप अपने गोल्स के ऊपर प्रॉपर टाइम देते हैं, आप जो ऑर्गेनाइजेशनल का पर्पस है उसको अपनी एक्टिविटीज़ के साथ मैच करवाते हैं, तो नो प्रॉब्लम एट ऑल कि आप जो है अपने फ्यूचर को जो है वो परफेक्ट वे में जो है वो शेप कर रहे हैं। तो अगर आप जो है स्ट्रेटजिकली प्लान करेंगे तो आपकी जो एक ऑर्गेनाइजेशन की जो परफॉर्मेंस है वो भी इम्प्रूव होगी, और नो डाउट कि आप अपने पास जो है एक प्रोएक्टिव, एक एक्टिव तरीके के साथ जो है अपनी फ्यूचर को जो है वो शेप कर रहे हैं। ठीक जी। नेक्स्ट हमारे पास है इनिशिएट एंड इन्फ्लुएंस एक्शन। देखिए सेकंड बेनिफिट इसका देखें आप कि अगर आप स्ट्रेटजिकली प्लान करते हैं तो आप इनिशिएट एंड इन्फ्लुएंस एक्शंस, जो आपने एक्शंस लिए हैं या जो आपने एक्शंस लेने हैं, एक्चुअली जो आपकी स्ट्रेटजीज होती हैं वो आपके एक्शन प्लान ही होती हैं, वो आपका कोर्स ऑफ एक्शन होता है जो कि बता रहा होता है कि अगर आप इस डायरेक्शन में जाएंगे तो आपकी ये स्ट्रेटजी है वो हेल्पफुल होगी। वो आपके पास क्या होंगे, इनिशिएट एंड इन्फ्लुएंस एक्शन। आप इनिशिएटिव भी लेंगे और आप जो इन्फ्लुएंस एक्शन, जो आपके पास कंपटीटर्स ने आपके डिसीजन लिए हैं, जो उनका कोर्स ऑफ एक्शन है, उसको आप इन्फ्लुएंस भी कर सकेंगे। तो स्ट्रेटजिक प्लानिंग जो है वो आपको जो है एक तो हेल्प करती है आपके जो है स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन में, इनिशिएटिव लेने के अंदर, कि आप इनिशिएटिव लें और आप एक प्रॉपरली जो है वो डिज़ाइन करें और अपनी स्ट्रेटजी को आप प्रॉपरली जो है बनाएं। एक तो ये हमारे पास फंक्शन है। दूसरी आपके पास जो स्ट्रेटजीज कंपटीटर्स की हैं उनको आप इन्फ्लुएंस भी कर सके। इनिशिएट करने का तो एक अच्छा है कि हमने इनिशिएट किया, स्ट्रेटजिक हमने प्लान की ताकि अपने फ्यूचर को जो है उसको हम प्रॉपरली जो है शेप कर सके, लेकिन इसके साथ साथ हम अपने जो कंपटीटर्स हैं उनकी जो स्ट्रेटजीज हैं, उनके जो एक्शंस हैं, उनको हम इन्फ्लुएंस भी कर सके। तो इस चीज को भी आप देखेंगे हमारे पास स्ट्रेटजिक बेनिफिट का एक सेकंड हमारे पास बेनिफिट है। थर्ड हमारे पास है फॉर्मुलेट बेटर स्ट्रेटजीज। बेटर स्ट्रेटजीज बनेंगी। किस तरह की स्ट्रेटजीज हमारे पास होंगी, वो सिस्टमैटिक होंगी। सिस्टमैटिक हमारे पास क्या होता है, कोर्स ऑफ एक्शन होता है, लेकिन वो रैंडम नहीं होता, सिस्टमैटिक होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप बात करते हैं जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी ये एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी के बाद हमारे पास ये होगी, देन थर्ड एक्टिविटी, देन फोर्थ, देन फिफ्थ। तो आपने अपनी एक्टिविटीज का एक सीक्वेंस बनाते हैं कि अगर ये एक्टिविटी इस तरह से होगी तो हमारे पास ये जो काम है हम इसको आसान तरीके से अकम्प्लिश कर सकते हैं। एक्चुअली जो हमारे पास सिस्टमैटिक वे है, साइंटिफिक जो आपके पास प्रोसेस होता है, वो हमेशा जो हमारे पास साइंटिफिक प्रोसेस हमारे पास जितने भी हैं वो हमेशा हमारे पास सिस्टमैटिक होते हैं, वो कभी भी रैंडमली नहीं होते। सिस्टमैटिक प्रोसेस हमेशा स्टेप वाइज होगा। एक इनिशिएटिव लेने वाला, इनिशिएट करने वाला, वो आपके पास स्टेप बाय स्टेप आपके साथ क्या होगा, वो चल रहा होगा। तो आपने जो है अपने इसको फॉर्मुलेट करनी है स्ट्रेटेजी। एक इसका बेनिफिट है कि आपको जो है स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन वो हेल्प करता है, लेकिन सिस्टमैटिकली जो है आपने स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट कैसे करनी है, ये आपके पास स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट आपके पास ज्यादा जो है बेहतर तरीके से आपको क्या करती है, वो आपको बताती है। तो आपने देखा कि हमारे पास जो है एक तो वो शेप, अगर आप प्रॉपरली स्ट्रेटजिकली प्लान करेंगे तो आपके पास जो है फॉर्म जो है वो प्रॉपरली शेप करेगी अपनी फ्यूचर को, सेकंड इनिशिएट करेगी और इन्फ्लुएंस करेगी एक्शंस को। थर्ड हमने कहा कि आप जो है स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करेंगे, एक डायरेक्शन जो है अपनी सेट करेंगे, लेकिन वो जो डायरेक्शन होगी वो सिस्टमैटिक होगी। अगर आपकी डायरेक्शन जो है वो सिस्टमैटिक होगी तो आपके एम्प्लॉयज जो हैं स्टेप बाय स्टेप जो है प्रोसेस के ऊपर काम करेंगे। स्टेप बाय स्टेप काम करने का एक मकसद ये भी है, सिस्टमैटिक जो है आपके पास एफर्ट है वो लीड करती है टुवर्ड्स द लॉजिकल परफॉर्मेंस। सेकेंड हमारा पॉइंट लॉजिकल, कि लॉजिकली जो है आप उसको टेस्ट कर सकते हैं। स्टेप नंबर 1, स्टेप 2, 3, 4, 5, तो जो आपके पास ये 5 डिफरेंट स्टेप्स हैं, इनके अंदर आप देखें कि आपके पास क्या जो है सिस्टम जो है वो चल रहा है। अगर आपके पास जो है एक चीज़ है, फिर दूसरी चीज़ है, फिर तीसरी है, फिर चौथी है और फिर पांचवी है, तो आप अपनी प्रोग्रेस मॉनिटर कर सकते हैं। इस एक्टिविटी से इस एक्टिविटी के दरमियान आपके पास क्या है, प्रोग्रेस क्या रही, देन प्रोग्रेस 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 एंड प्रोडक्ट आपका जो है वो इम्प्रूव्ड होगा।
तो एक लॉजिकली जो है आप जो है वो अपनी स्ट्रेटजी है वो फॉर्मुलेट कर सकते हैं। रैशनल अप्रोच, ये एक रैशनल अप्रोच है, आप रैशनल तरीके के साथ अपनी स्ट्रेटजी है फॉर्मुलेट कर सकते हैं। तो अगर आप स्ट्रेटजिकली फॉर्मुलेट करेंगे तो आप अपनी स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन को 3 डिफरेंट तरीके से जो है मुहैया कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सिस्टमेटिकली, सिस्टमैटिक होगी आपकी जो स्ट्रेटजी होगी। लॉजिकली, आप लॉजिकली जो है वो उसकी जो है तमाम चीज़ों को आप असेस कर सकते हैं, अपनी जो प्रोग्रेस है उसको आप मॉनिटर कर सकते हैं, और आप प्रॉपर एक रैशनल अप्रोच के साथ जो है अपनी स्ट्रेटजी जो है वो फार्मुलेट कर सकते हैं। जो हमारे पास और बेनिफिट्स हैं स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट के, हमने बात की स्ट्रेटजिक प्लानिंग की, जो हमारे पास एक बेनिफिट्स हैं वो हमारे पास, हम उनको 2 और कैटेगरीज में हम उनको डिवाइड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास फाइनेंशियल बेनिफिट्स है, और सेकंड हमारे पास है नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट्स। जो हमारे पास फाइनेंशियल बेनिफिट्स है उसमें हमारे पास है इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। अगर आप फाइनेंशियली जो है, अगर आप जो है वो फाइनेंशियली साउंड होना चाहते हैं और आप फाइनेंशियल बेनिफिट चाहते हैं, तो उसमें जो फर्स्ट इशू हमारे पास है इम्प्रूव्ड प्रोडक्टिविटी। अगर आप प्लान करते हैं स्ट्रेटजिकली, अगर आप इंटरनल प्लस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को प्रॉपर मॉनिटर करते हैं, टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करते हैं, अपने स्ट्रेटजिस्ट की बात सुनते हैं, स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन भी आप तरीके के साथ और जिस तरह से कोर्स ऑफ एक्शन दिया गया उसी तरह से आप चलाते हैं, तो आपका जो है प्रोडक्टिविटी आपके पास क्या होगी वो इम्प्रूव होगी। इसके अंदर टेक्नोलॉजिकल फैक्टर को अडॉप्ट करना ये एक प्लस होगा कि आप अपनी स्ट्रेटजी बनाएं, लेकिन साथ साथ आप अपनी टेक्नोलॉजी के अंदर जो इनोवेशन है, जो चेंजेस हैं, उनको भी आप इनकॉर्पोरेट करें, तो आप बहुत इजी तरीके से आप अपने पास जो है प्रोडक्टिविटी अपनी है उसको आप इन्हांस कर सकते हैं, उसको आप बढ़ा सकते हैं। इम्प्रूव्ड सेल, अगर आपके पास प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आपके पास जो प्रोडक्ट कॉस्ट है वो कम आ रही है और अपना प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा डेवलप कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स आपके पास मार्केट के अंदर प्रोडक्ट आपका ज़्यादा जाएगा और अच्छी क्वालिटी का होगा, तो आपके पास जो होगी सेल्स भी आपके पास होगी, वो भी आपके पास क्या होगी वो इम्प्रूव होगी। इम्प्रूव प्रॉफिटेबिलिटी, आपके पास प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो आपकी सेल्स बढ़ेगी, आपका जो बढ़ेगी, आपका जो मार्केट शेयर है वो आपके पास क्या होगा वो इम्प्रूव होगा। आपका जब मार्केट शेयर बढ़ेगा तो एंड रिजल्ट आपके पास क्या है कि आपके पास जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो आपके पास क्या होगी, वो भी आपके पास क्या होगी, वो भी आपके पास बढ़ेगी। तो आपके पास ये फाइनेंशियल बेनिफिट्स हैं कि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी, आपकी सेल्स इंप्रूव हुई और आपको जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी आपके पास बढ़ी। तो फर्म जो है इन्हीं 3 चीज़ों के लिए जो है वो मार्केट में जो है खुद को जो है वो कम्पीट करवा रही होती है। अगर आप स्ट्रेटेजिकली प्लान करते हैं तो आप ये तीनों की तीनों चीज़ें जो फाइनेंशियल बेनिफिट्स आपके पास हैं, प्रोडक्टिविटी के, सेल्स के, प्रॉफिटेबिलिटी के हैं, ये आप बहुत आसानी से जो है इसको आप अचीव कर सकते हैं। तो हमने 3 चीज़ों की बात की कि हमारे पास जो फाइनेंशियल बेनिफिट्स हैं वो हमारे पास 3 हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कहा कि इंक्रीज्ड और इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, सेकेंड हमने कहा इम्प्रूव्ड सेल, एंड थर्ड हमने कहा इम्प्रूव्ड प्रॉफिटेबिलिटी। ये तीनों चीज़ें आपके पास क्या हैं, आपके पास प्रॉफिटेबिलिटी को जो है वो इन्हांस करती हैं, प्रोडक्टिविटी को इन्हांस करती हैं। तो फर्म्स को जो है वो फर्म्स जो स्ट्रेटजिकली जो है वो प्लान करती हैं वो इन तीनों बेनिफिट से जो है वो खुद को जो है वो देखती हैं और तीनों बेनिफिट्स उनको मिलते हैं। हम जो सेकंड हमारे पास है वो हमारे पास है नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट्स। इसमें अंदर फर्स्ट जो हमारे पास वो हमारे पास इंक्रीज्ड एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी। वहाँ पे हमने प्रोडक्टिविटी को एस एन प्रोडक्शन में कहा था, यहाँ पे हमने कहा नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट है इंक्रीज्ड एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी। अगर आप स्ट्रेटजिकली प्लान करते हैं तो आपके पास एम्प्लॉय मोटिवेटेड होंगे और प्रोडक्टिविटी की होगी, एम्प्लॉयज़ की क्या होगी, बढ़ेगी। एम्प्लॉय अगर प्रोडक्टिव होगा तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। अगर आपके पास मार्केटर प्रोडक्टिव होंगे तो आपके पास सेल्स बढ़ेगी, और अगर आपके पास R&D डिपार्टमेंट डेवलप वो एक एक्टिव होगा, वो एक प्रोडक्टिव होंगे, वो एक नए प्रोसेसेस से आपको बताएंगे, नई टेक्नोलॉजी जो है इंट्रोड्यूस करवाएंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और एक आइडिया जनरेट करेंगे, तो आपके पास क्या होगा, प्रॉफिटेबिलिटी आपके पास क्या होगी, वो बढ़ेगी। तो आपके पास फर्स्ट बेनिफिट आपके पास है इंक्रीज्ड एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी, सेकंड हमारे पास है इम्प्रूव्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्ट्रेटजिक कंपटीटर स्ट्रेटजीज। अगर आप खुद स्ट्रेटेजिकली प्लान कर रहे हैं तो आप तब ही कंपटीटर्स की स्ट्रेटजिक जो स्ट्रेटजीज हैं, जो वो स्ट्रेटजिक प्लानिंग कर रहे हैं, उसको आप समझ पाएंगे। अगर आप खुद स्ट्रेटजिकली प्लान नहीं कर रहे तो आप कभी भी अपने कंपटीटर्स की स्ट्रेटजीज को समझ नहीं पाएंगे। एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कंपटीटर्स की स्ट्रेटजी पर फोकस करती है, उसके ऊपर नजर रखती है, खुद compete करते हैं, वो खुद को डिफरेंशिएट करते हैं दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से। उनकी जो है स्ट्रेटजीज मुख्तलिफ होती हैं, उनके ऑब्जेक्टिव्स डिफरेंट होते हैं, अचीव करने के पैरामीटर्स डिफरेंट होते हैं, कॉस्ट को देख रहे होते हैं, कॉस्ट कम लगे, टाइम कम लगे, लेकिन उसके साथ साथ वो अपने कंपटीटर्स की स्ट्रेटजीज को भी देख रहे होते हैं कि उनकी स्ट्रेटजीज क्या हैं।
उनकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी तो आप बहुत आसानी से जो है नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट्स हैं उनको आप अचीव कर पाएंगे। ग्रेटर अवेयरनेस ऑफ एक्सटर्नल थ्रेट्स, अगर आप उनकी स्ट्रेटजीज को देखेंगे तो आपको एक्सटर्नल थ्रेट का भी अच्छी तरह से अंदाजा होगा। तो एक नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट जो है वो स्ट्रेटजिक प्लानिंग का वो ये भी है कि आप अपनी जो थ्रेट्स है एक्सटर्नल उनसे भी आप अच्छी तरह से अवेयर रह सकेंगे। अंडरस्टैंडिंग ऑफ परफॉर्मेंस रिवॉर्ड रिलेशनशिप, अगर आप स्ट्रेटजिकली प्लान करेंगे तो आपको पता चलेगा कि परफॉर्मेंस का रिवॉर्ड के साथ क्या रिलेशनशिप है। एम्प्लॉय जो है वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं, उनको अच्छी तरह से रिवॉर्ड किया जाएगा तो ये रिलेशनशिप क्या है। ठीक, बेटर प्रॉब्लम अवॉइडेंस, अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उस प्रॉब्लम को हम बेटर वे में किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं, दिस इज अनदर नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट। लेसर रेजिस्टेंस टू चेंज, अगर आप स्ट्रेटजिकली प्लान करेंगे और आप एम्प्लॉयज़ को, अपने मैनेजर्स को जो है वो अपने डिसीजन के अंदर पार्टिसिपेट करवाएंगे, उनको अपना पार्ट समझेंगे, उन्हें ऑन करेंगे और उनकी बात को जो है वो स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करते हुए वर्थ देंगे, उसको भी कंसिडर करेंगे अपने स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन के अंदर, तो आपको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई चेंज लानी है तो अडॉप्शन टू चेंज के अंदर आपको कुछ भी रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा और आपके एम्प्लॉय इजीली जो है उस चेंज को अडॉप्ट कर लेंगे। सो दीज आर सम ऑफ द फाइनेंशियली एंड नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट्स। समरी ऑफ द लेक्चर्स, हम इसको रिवाइज करते हैं कि व्हाई फर्म्स डू नॉट गो फॉर द स्ट्रेटजिक प्लानिंग। हमने लॉन्ग लिस्ट देखी हमारे पास कि क्यों नहीं वो प्लान करती, क्राइसिस की वजह से, ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से, सेल्फ इंटरेस्ट की वजह से, पुअर रिवॉर्ड सिस्टम, देयर आर सो मैनी अदर्स, आप उसे देख सकते हैं कि वो इसलिए प्लान नहीं करती। बेनिफिट्स हमने देखे, हमारे पास फाइनेंशियल बेनिफिट्स क्या हैं, नॉन फाइनेंशियल जो हमारे पास बेनिफिट है वो हमारे पास जो है वो हमारे पास क्या है, तो ये हमने देखे। हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हाउ टू कंडक्ट एक्सटर्नल स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट ऑडिट, कि आपने एक्सटर्नल स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट जो ऑडिट है उसे आपने करना है, वो कैसे होगा। डिस्कस 10 मेजर एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट इफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन, हम 10 मेजर एक्सटर्नल फैक्टर्स आइडेंटिफाई करेंगे और हम उन्हें डिस्कस करेंगे कि वो किस तरह से फर्म की स्ट्रेटजिक प्लानिंग को जो है वो इफेक्ट करते हैं। आइडेंटिफाई की सोर्सेज ऑफ एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग द इंटरनल, फैक्टर्स आइडेंटिफाई किए, फिर हम बात करेंगे वो कौन कौन से सोर्सेज हैं जो कि हमें एक्सटर्नल जो फैक्टर्स हैं, एक्सटर्नल जो मार्केट है उसकी हमें इंफॉर्मेशन देंगे। ठीक है, उनमें से हमारे पास एक जो है वो इंटरनेट भी होगा। तो क्लास हमने देखा कि हमारे पास स्ट्रेटजिकली जो है फर्म जो है वो प्लान क्यों नहीं करती, फिर हमने डिस्कस किया कि जो प्लान करते हैं हमारे पास स्ट्रेटजिकली उसके बेनिफिट्स क्या हैं, हमने उसके फाइनेंशियल बेनिफिट देखे, हमने उसके जो नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट्स है वो भी हमने देखे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर जो हम जो एक्सटर्नल जो हमारे पास इन्वायरमेंट उसका हम एक ऑडिट करेंगे और फिर हम जो आपके पास की एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर फैक्टर्स है उनको हम डिस्कस करेंगे और फिर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की इंफॉर्मेशन हमें किस किस सोर्स से मिल सकती है उनको हम डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस लेक्चर, विश यू गुड लक, हैव अ नाइस डे, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।